हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो बाबू हम लाइव आ चुके हैं। आप लोग भी एक बार लाइव आ जाइए और एक बार बताइए आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी में कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है। देखिए सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, सभी बच्चों को नमस्कार। सभी बच्चे एक बार बता दीजिए आप लोग कैसे हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई सब कैसी चल रही है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको यहाँ पे ये थंबनेल देख के ही आपको पता चल गया होगा कि आज का क्लास बहुत ही खतरनाक होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बाबू, सबको पता है कि आज हम लोग केमिस्ट्री का क्या पढ़ने वाले हैं। तो महा वीवीआई से वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं और ऐसे 20 यहाँ आप देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। सबसे अलग होगा, सबसे महत्वपूर्ण होगा ये। तो आपको क्या करना है, अभी जस्ट अपने दोस्तों के पास शेयर करना है इस वीडियो को और शेयर करके बुलाइए सभी अपने दोस्तों को, ताकि क्लास में और भी ज़्यादा मज़ा आ सके। तो चलिए सभी बच्चे रेडी हो जाइए। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे देखते हैं हम अब यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का। यहाँ ये क्वेश्चन बैंक का एक क्वेश्चन है, लेकिन 20 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो सबसे अलग है, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछेगा बाबू। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे वैसे ही हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो सभी बच्चे रेडी हो जाइए। रेडी हैं आप सब? सभी बच्चे बोलिए रेडी हैं आप सब। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे रेडी हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर सभी बच्चे रेडी हैं तो क्या कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप लोग हमारा क्लास फटाफट करते रहें और आगे तरक्की करते रहें। यहाँ पे ये सब हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए लाइक करने से हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, पढ़ाने में और ज़्यादा यहाँ पे देखिए मज़ा आएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है बाबू, यहाँ पे आपको वीडियो को लाइक कर देना है। यहाँ पे क्या करना है बाबू, आपको वीडियो को लाइक कर देना। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो हम अपना यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर है हमारा 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में जुड़ना है, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो बाबू एक बार सभी बच्चे मुस्कुरा के बोलिए यस सर जी, क्लास को स्टार्ट कर दीजिए। जितने भी छात्र और छात्राएं हैं सभी बोलेंगे सर क्लास स्टार्ट कीजिए। चलिए सभी बच्चे एक बार बोलिए। तो चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, और इसका पीडीएफ भी 1 तारीख को मिल जाएगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए बाबू यहाँ पे हम शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और पहला ही ये क्वेश्चन है जो 4 से 5 बार आया हुआ है 2009 से लेके 2023 तक। यानी हालांकि 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। इतना यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बताने वाले हैं सबसे अलग, सबसे महत्वपूर्ण। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने बाबू, ध्यान रखिएगा कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है। यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है। और यहाँ पे देखिए ये बताने का ये मकसद है कि यहाँ पे देखिए आपको आंसर तो कहीं पे भी मिल जाएगा, लेकिन आंसर ऐसा चाहिए कि जो आपको एक बार में दिमाग में चला जाए, याद हो जाए, यही ना चाहिए आपको। तो उसी प्रकार का आंसर आपको दिया जा रहा है। एक तो याद जल्दी, ऊपर से एग्जामिनर अगर देख लेगा ऐसा लिखा हुआ जरूर नंबर देगा, कितना भी खड़ूस होगा नंबर जरूर देगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। तो देखिए मोलल उन्नयन स्थिरांक को हम डिफाइन करते हैं। देखिए आप लोग समझिए कैसे आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, तो विलायक की 1000 ग्राम में किसी पदार्थ का 1 ग्राम अणु घोलने से क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, उसे उस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। क्या बाबू, मोलल उन्नयन स्थिरांक, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं क्वथनांक स्थिरांक, या उसे क्वथनांक स्थिरांक कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग समझ गए। देखिए इसका डिफिनीशन लिखने का तरीका कितना बेहतरीन है, आप लोग को एक बार में याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, तो विलायक के, क्या बाबू, विलय नहीं, विलायक के 1000 ग्राम में किसी पदार्थ का 1 ग्राम अणु
घोलने से क्वथनांक में जो वृद्धि होगा, जो इंक्रीज होगा, उसे उस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। और इसका दूसरा जो नाम होता है वो होता है बाबू क्या, क्वथनांक स्थिरांक भी इसे कहा जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। बाबू याद हुआ कि नहीं, सही से बता दीजिएगा। 1 से 2 बार सुन लिए, याद जरूर होगा 110%। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, तो सभी बच्चे इस प्रश्न को याद कर लेंगे और यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाएंगे। भले ही क्लास में थोड़ा सा लेट क्यों ना हो जाए, आपको याद करा के ही जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे स्कंदन किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो आप लोग उड़ा दिए, पहले क्वेश्चन को तो आप लोग हवाई जहाज बना दिए, याद करा दिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन 2022 में यानी 4 से 5 बार ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है बाबू, क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्कंदन किसे कहते हैं। क्या स्कंदन किसे कहते हैं? तो देखिए स्कंदन किसे कहा जाता है, तो किसी भी कोलाइडी विलयन का अवक्षेप, यहाँ देखिए किसी भी कोलाइडी विलयन का अवक्षेप में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया होती है स्कंदन कहलाती है। बाबू एको लाइन से कम में इसका डिफिनीशन है, देख लीजिए कैसे डिफिनीशन बनाया जाता है, देख लीजिए कैसे डिफिनीशन बनाया जाता है। इसी प्रकार का आपको एग्जाम में लिखना भी है, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से कि स्कंदन किसे कहते हैं, तो किसी भी कोलाइडी विलयन का अवक्षेप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया स्कंदन कहलाती है। यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया। स्कंदन तो आप लोग लिख दिए। मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि स्कंदन किसे कहते हैं, आप जवाब दे देंगे कि किसी भी कोलाइडी विलयन का अवक्षेप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम लोग स्कंदन कहते हैं। तो ये तो एक लाइन में होगा, एग्जामिनर भी देखेगा तो बोलेगा बच्चा तो लिखा सही है लेकिन छोटा लिखा है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा। कैसे कि इस विधि में कोलाइडी कणों को विपरीत आवेश इलेक्ट्रोड की तरफ से गति करवाया जाता है, जहां ये कण विद्युत उदासीन हो जाते हैं और विद्युत उदासीन कणों के रूप में यहाँ देखिए तल में जो तल होता है उसका, उसमें इकट्ठा हो जाते हैं या यहाँ देखिए स्कंदित हो जाते हैं। ये इतना लिख दीजिएगा, पूरा खुश हो जाएगा एग्जामिनर, बहुत अच्छा नंबर देगा आपको। इस प्रकार से लिखना है। जैसे यहाँ देखिए स्कंदन का तो हम मात्र एक लाइन में डिफिनीशन लिख दिए कि किसी भी कोलाइड विलयन का अवक्षेप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया स्कंदन कहलाती है। और थोड़ा सा लिख दीजिएगा कि इसमें यानी जो स्कंदन की विधि होती है उसमें कोलाइड कणों को विपरीत आवेश इलेक्ट्रोड द्वारा क्या करवाया जाता है, गति करवाया जाता है, जहां ये कण विद्युत उदासीन हो जाते हैं और वो क्या होते हैं, तल में जाके बैठ जाते हैं। क्या होते हैं, तल में जाके यहाँ देखिए बैठ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं या क्या हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग स्कंदन कहते हैं। तो ये बाबू याद हुआ कि नहीं, ये याद हुआ कि नहीं। डिफिनीशन बाबू ऐसे ही लिखा जाता है एग्जामों में, और आप लोग देख लीजिएगा ऐसे लिख के आइएगा, किसी में भी हिम्मत नहीं है आपका 1 नंबर काट दे। यहाँ पे ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये आपको याद हो गया होगा। 20 प्रश्न बताएंगे, 20 के 20 बहुत ज्यादा जबरदस्त, बहुत ज्यादा यहाँ आप देख लीजिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए 2022 का ये क्वेश्चन कि शोषण किसे कहते हैं। यहाँ आप देखिए ये फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, शोषण किसे कहते हैं। हम यहाँ पे आपको सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो आपको शोषण भी बताए थे, अधिशोषण अवशोषण। तो यहाँ पे सिर्फ पूछा गया है कि शोषण किसे कहते हैं, तो शोषण उसे कहते हैं जिसमें यहाँ आप देखिए अधिशोषण की प्रक्रिया और अवशोषण की प्रक्रिया दोनों प्रक्रियाएं एक साथ हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, उसे बोलते हैं शोषण की प्रक्रिया। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, जैसे यहाँ पे शोषण किसे कहते हैं, तो वह प्रक्रम जिसमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों प्रक्रियाएं एक साथ यहाँ पे संपन्न होती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं शोषण की प्रक्रिया। जैसे क्या होता है, अधिशोषण में हमारा जो होता है सभी यहाँ पे जितने भी यहाँ पे अभिक्रियाएं होंगी पृष्ठ पे होती है, और यहाँ देखिए अवशोषण में पृष्ठ के अंदर होती है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए एक आपको फिगर बना के समझा रहे हैं, ये मान लीजिए ये किसका बना रहे हैं, ये अधिशोषण बना रहे हैं। तो अधिशोषण की प्रक्रियाएं हमारी पृष्ठ पे होती है, यानी ये पृष्ठ के ऊपर होंगी, और ये क्या हो गया, ये अधिशोषण की प्रक्रिया हो गया। यहाँ देखिए ये एड
एब्जॉर्प्शन हो गया। क्या बाबू, ये एडजॉर्प्शन हो गया। अब ये बता रहे हैं हम आपको, ये बता रहे हैं आपको एब्जॉर्प्शन क्या होता है। देखिए शोषण समझाने का यहाँ पे फायदा, या तो आपके एग्जाम में पूछ देगा शोषण, या 5 नंबर में पूछेगा कि अधिशोषण अवशोषण क्या है, पूरा इसको संक्षिप्त में वर्णन करे, या पूछ देगा कि इसमें अंतर ज्ञात करे। तो सब अभी क्लियर कर देते हैं आपको, सब लिख दीजिएगा। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है, जिसमें यहाँ पे क्या होता है एडजॉर्प्शन में कि जितने भी अभिक्रियाएं होंगी पृष्ठ के ऊपर होंगी, पृष्ठ के सतह पे होंगी। जैसे ये एडजॉर्प्शन है, इसमें जितना भी प्रक्रिया हो रहा है वो पृष्ठ के ऊपर हो रहा है, देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए अब्जॉर्प्शन है, यानी यहाँ पे देखिए अधिशोषण नहीं, ये अवशोषण है। एब्जॉर्प्शन ये अवशोषण है, और इसमें जो प्रक्रियाएं होती हैं वो क्या होती है बाबू, ये पृष्ठ के अंदर होती है, अंदर घुस जाता है, पृष्ठ के अंदर घुस जाता है, यानी पृष्ठ के अंदर इनकी क्रियाएं होती है, उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला, अब हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि शोषण क्या होता है। तो शोषण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यहाँ देखिए एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन, यानी यहाँ पे देख लीजिए अधिशोषण अवशोषण प्रक्रिया एक साथ संपन्न होती है, उसे बोलते हैं शोषण। जैसे इस प्रक्रिया में क्या होगा, शोषण में बाबू देखिए क्या पूछा गया, शोषण हमारा, तो शोषण में क्या होता है कि कुछ यहाँ पे जो कण होते हैं पार्टिकल, वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, इसके अंदर भी आ जाएंगे, और कुछ जो होंगे बाबू यहाँ आप देखिए पृष्ठ पे भी रहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे बोलते हैं शोषण। यानी इसमें क्या हो रहा है, इसमें एडजॉर्प्शन भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग शोषण बोलते हैं। यानी 5 नंबर 2 नंबर पूरा पक्का कीजिए, या तो 5 नंबर या तो 2 नंबर पूरा इस वीडियो से यहाँ पे इस क्वेश्चन से पक्का कीजिए। 110% आपको पूरा समझ में आ गया होगा, पूरा गारंटी है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि धातुमल क्या है। जवाब दीजिए बाबू, धातुमल क्या है, धातुमल क्या है यहाँ पे, यानी यहाँ पे आपको बताना है बाबू कि धातुमल क्या होता है। धातुमल मतलब स्लैग, आप लोग पढ़े होंगे स्लैग। धातुमल किसे कहते हैं, इंग्लिश में उसको स्लैग बोलते हैं। व्हाट इज स्लैग, यानी धातुमल किसे कहते हैं, तो अयस्क में उपस्थित अधात्री को, यानी अयस्क में उपस्थित अधात्री के साथ द्रावक संयोग करके जो यहाँ पर देखिए द्रवणशील पदार्थ बनाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धातुमल, यानी उसे स्लैग कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि धातुमल किसे कहा जाता है, तो अयस्क में उपस्थित अधात्री के साथ द्रवणांक संयोग करके जो यहाँ आप देखिए द्रवणशील पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं धातुमल, उसे बोलते हैं स्लैग। तो यहाँ पे ये प्रश्न 110% याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो ये आपको याद हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ आप देखिए 5 नंबर की रवादार ठोस क्या होता है। एक होता है बाबू क्या, रवादार ठोस, दूसरा होता है हमारा बेरवादार ठोस। तो ये आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया है, पहला आपसे पूछा गया है कि रवादार ठोस क्या होता है, बेरवादार ठोस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे रवादार ठोस क्या होता है, तो रवादार ठोस पदार्थ वास्तविक ठोस को भी कहा जाता है। यानी जो रवादार ठोस होता है उसको हम लोग वास्तविक ठोस के नाम से जानते हैं, यानी वास्तविक ठोस को ही हम लोग रवादार ठोस कहते हैं। अगर आपसे पूछ दे रवादार ठोस किसे कहते हैं, तो वास्तविक ठोस को ही हम लोग रवादार ठोस कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे चीनी और लवण, यहाँ देखिए बेरवादार ठोस पदार्थ होते हैं। जो यहाँ आप देख लीजिए चीनी और लवण होते हैं वो क्या होते हैं बाबू, बेरवादार ठोस पदार्थ होते हैं। क्रिस्टल ठोस पदार्थ में निम्नलिखित यहाँ आप देखिए विशेषताएं पाई जाती है। पहला कौन सा पाया जाता है कि ठोस के कण का एक दूसरे के सापेक्ष यहाँ पे निश्चित यहाँ आप देखिए दिग यहाँ पे देखिए विन्यास होता है। यहाँ पे क्या होता है, दिग विन्यास होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बाबू 2022 में पूछा गया है, उससे पहले कई बार पूछा गया है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो नेटवर्क सॉलिड, यानी यहाँ पे देख लीजिए नेटवर्क, यहाँ पे देख लीजिए ठोस किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है नेटवर्क सॉलिड यानी नेटवर्क ठोस
किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा बार आया हुआ है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए नेटवर्क ठोस किसे कहा जाता है, तो यहाँ आप देखिए सहसंयोजी ठोस को हम लोग नेटवर्क ठोस के भी नाम से जानते हैं। सहसंयोजक ठोस को सबसे पहला इसमें आपको इंक्लूड करना है, ऐड करना है कि सहसंयोजक ठोस को नेटवर्क ठोस कहा जाता है। उसके बाद से लिखिएगा कि वे ठोस जिनके अणु के परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन बल लगता है उसे नेटवर्क ठोस या सहसंयोजी ठोस कहते हैं। देखिए कितना आसान वे में, कितना आसान में आपको बताया जा रहा है, बिल्कुल आपको याद होगा। देखिए क्या पूछा गया है कि वैसा ठोस जिनके अणु के परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन बल लगता है उसे क्या बोलते हैं, उसे नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। यहाँ देखिए इस प्रकार के ठोस के यहाँ देखिए अवयवी कण सहसंयोजक बंधन यानी बंधनों के द्वारा बंधे रहते हैं। देखिए कितना बेहतरीन यहाँ पे आपको डिफिनीशन यहाँ पे दिया गया है। जैसे उदाहरण के लिए हीरा, सिलिकॉन, यहाँ देखिए कार्बाइड, क्वार्ट्ज ग्लास, ये सब क्या होता है, सहसंयोजक ठोस होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। क्वार्ट्ज ग्लास नहीं, क्वार्ट्ज सिर्फ क्या होता है बाबू, सहसंयोजक ठोस होता है। देखिए फिर से हम आपको कैसे समझाते हैं, एक बार में चुंबक की तरह चिपक जाएगा आपके दिमाग में ये क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, तो सहसंयोजी ठोस को हम लोग नेटवर्क ठोस के नाम से जानते हैं। और नेटवर्क ठोस में क्या होता है समझिए कि वैसा ठोस जिनके अणु के परमाणुओं के बीच, अणु के परमाणुओं के बीच क्या होता है बाबू, सहसंयोजक बंधन बल लगता है, उसे हम लोग नेटवर्क ठोस या क्या बाबू, सहसंयोजक ठोस कहते हैं। अब यहाँ देखिए इस प्रकार के ठोस के अवयवी कण सहसंयोजक बंधनों के द्वारा बंधे होते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए ले लीजिए हीरा, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज हमारा क्या कहलाता है, सहसंयोजक ठोस हो जाएगा या नेटवर्क ठोस हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया। समझ में आ गया बाबू, फटाफट लाइक कीजिए क्योंकि इतना बेहतरीन यहाँ देखिए केमिस्ट्री का भी, वो भी बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जा रहा है, लेकिन आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं हो रहा है याद करने में। ये सिर्फ लिखने का यहाँ पे तरीका है इसलिए। तो सभी बच्चे यहाँ पे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन को आप लोग ऑल पे कीजिए। जल्दी से जल्दी इतना काम कीजिए सभी स्टूडेंट, शेयर कीजिए क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से आपको कोई नहीं सब्जेक्टिव बताने वाला है, वो भी केमिस्ट्री का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि समुद्र के अंदर गोताखोर के श्वसन यंत्रों में ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी मिश्रित रहता है, कारण बताएं। यहाँ पे देख लीजिए गोताखोर श्वसन यंत्र हेतु ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का मिश्रण ले जाते हैं। हम आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन क्यों ले जाते हैं ये आप लोग कंफर्म कीजिएगा। ये पूछा गया प्रश्न है कई बार, 3 से 4 बार। कौन यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का पन्ना पलटिएगा आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो आधुनिक गोताखारी का यहाँ देखिए उपकरण होता है, यानी आधुनिक गोताखोरी के उपकरण में ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी प्रयुक्त किया जाता है। ये हम सबको पता है कि गोताखोर ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी प्रयुक्त करते हैं। हीलियम को यहाँ देखिए ऑक्सीजन के तनुकारी के रूप में उपयोग किया जाता है। हीलियम को ऑक्सीजन के तनुकारी के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो रुधिर में इसका विलयता होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि इसका जो खून में विलयता, रुधिर यानी जो खून होता है उसमें इसकी विलयता बहुत ही कम होती है। चूंकि रुधिर में यह बहुत कम घुलनशील होता है, इसीलिए यह यहाँ आप देखिए डीकम्प्रेशन को घटाती है। इसलिए क्या करता है, ये डीकम्प्रेशन को घटाता है। इसी का यही कारण है कि हम लोग यहाँ देखिए जो आधुनिक गोताखोर होते हैं श्वसन यंत्र हेतु ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का मिश्रण ले जाते हैं। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ये याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला यहाँ आप देखिए प्रबल और दुर्लभ वैद्युत अपघट्य क्या है, एक एक उदाहरण दे। पहले तो आपको बताना है कि प्रबल यहाँ आप देखिए वैद्युत अपघट्य क्या होता है, दूसरा बताना है दुर्लभ वैद्युत अपघट्य क्या होता है, और यहाँ पे आपको प्रबल वैद्युत अपघट्य बता के उसके बाद से आपको उसका एक उदाहरण भी देना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख लीजिए
कि यहाँ पे देख लीजिए कि प्रबल वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, तो वह वैद्युत अपघट्य जो विलयन में पूर्णतः वियोजित या आयनीकृत हो जाते हैं, प्रबल विद्युत यहाँ पे देखिए अपघट्य कहलाते हैं। वह विद्युत अपघट्य जो विलयन में पूर्णतः वियोजित या आयनीकृत हो जाएंगे, उसमें घुल जाएंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे बाबू प्रबल विद्युत अपघट्य। देखिए कितना आसान लिखा हुआ है यहाँ देखिए, प्रबल विद्युत अपघट्य के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो NaCl, KCl, HCl, KNO3 आदि, यानी ये सब जो उदाहरण है बाबू क्या है, हमारे प्रबल विद्युत अपघट्य के हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, तो वैसे विद्युत अपघट्य जो विलयन में पूर्णतः वियोजित या आयनीकृत हो जाते हैं, पूरी तरह से आयनीकृत हो जाते हैं, पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य, जिसका उदाहरण NaCl, KCl, HCl, KNO3 ये सब होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि दुर्लभ विद्युत अपघट्य क्या है, उसी का ये पार्ट है, इसमें बताना है आपको दुर्लभ विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो समझिए यहाँ पे दुर्लभ विद्युत अपघट्य किसे कहा जाता है, तो वैसा विद्युत अपघट्य जो यहाँ पे देखिए जो विलयन में पूर्णतः क्या हो बाबू, ना हो क्या, ना आयनीकृत हो, ना यहाँ पे क्या हो बाबू, यहाँ पे देखिए ना वियोजित हो। देखिए यहाँ पे वे विद्युत अपघट्य जो विलयन में पूर्णतः वियोजित या आयनीकृत नहीं होते हैं, पूर्णतः यानी पूरी रूप से नहीं होते, थोड़ा बहुत हो जाते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो दुर्लभ विद्युत अपघट्य, यानी कमजोर लाचार, इसको यही ना बोलेंगे दुर्लभ, यानी वीक बोलेंगे, कमजोर बोलेंगे। और यहाँ पे ये प्रबल माने मजबूत, जिसमें आयनीकृत पूरा हो जाए, और दुर्लभ माने थोड़ा बहुत हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्लभ विद्युत अपघट्य बोलते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, CH3COOH इसका एक उदाहरण है। ये क्या होता है, दुर्लभ विद्युत अपघट्य का उदाहरण है। NH4OH जो होता है हमारा दुर्लभ विद्युत अपघट्य होता है। तो ये सभी प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। चलिए 20 क्वेश्चन है, भागना नहीं है, सबको रुकना है, सबको बताया जाएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यहाँ देखिए हेनरी के नियम की सीमाएं बाबू, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए। तो हेनरी का नियम का सीमाएं क्या क्या होता है कि यह विलयन तनु विलयन के लिए लागू होता है, यानी यह विलयन वीक सॉल्यूशन के लिए लागू होता है। यदि गैस द्रव में अत्यधिक विलय हो तो इस नियम का पूर्ण पालन नहीं होगा। अगर द्रव यानी पूछा गया अगर गैस द्रव में अत्यधिक विलय हो तो इस नियम का पालन नहीं होगा। तीसरा देखिए यहाँ पे दाब निम्न और ताप उच्च होना चाहिए। इसका जो तीसरा सीमा है हेनरी का नियम का कि दाब निम्न और ताप यानी टेम्परेचर उच्च होना चाहिए। चौथा यहाँ देखिए गैस और विलायक के साथ क्रिया करके कोई यौगिक नहीं बनाना चाहिए। गैस और विलायक के साथ क्रिया करके कोई भी यौगिक का निर्माण नहीं करना चाहिए। ये है हमारी सीमाएं किसकी, तो हेनरी बाबा की। अब देखिए हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है, यह विलयन का तनु विलयन के रूप में लागू होना चाहिए। यहाँ देखिए यानी वीक सॉल्यूशन होना चाहिए। यदि गैस द्रव में अत्यधिक विलय है तो ये पूर्ण पालन नहीं होगा इस नियम का। यहाँ देखिए दाब उच्च, यहाँ देखिए निम्न और टेम्परेचर हाई होना चाहिए, ये देख लीजिए। और यहाँ देखिए गैस और विलायक के साथ क्रिया करके कोई यौगिक का निर्माण नहीं होना चाहिए। ये शर्तें हैं, ये सीमाएं हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए 11 नंबर की रासायनिक अभिक्रिया का वेग। ये बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी बता रहे हैं वो तो है ही, लेकिन सभी में से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है, तो समय के साथ अभिकारक और प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, तो समय के साथ अभिकारक और प्रतिफल में सांद्रण में परिवर्तन, मतलब उसके प्रतिफल के साथ ही आप देखिए सांद्रण में परिवर्तन को हम लोग अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। और इसका जो SI मात्रक होता है मोल L इनवर्स और S इनवर्स होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए रासायनिक अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से जल्दी आप लोग समझ लीजिए बाबू। हम आपको समझाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया से आप
क्या समझते हैं? तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ अभिकारक आपस में मिलकर या अभिक्रिया करके अपने रासायनिक गुणों में परिवर्तित करके एक नए उत्पाद का निर्माण करें, तो इस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए बिल्कुल आसान डिफिनेशन है कि यहाँ आप देखिए क्या लिखा है कि जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करें, अभिक्रिया करके आपस में मिलकर एक, यहाँ आप देख लीजिए, नए गुणों में परिवर्तित करके एक नए उत्पाद बनाएं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए वायु तथा नमी की उपस्थिति में यहाँ देखिए लोहे पे जंग लगना, यानी वायु है और यहाँ देखिए पानी गिर जाता है और उसमें वो अभिक्रिया करके क्या करेगा? उसमें जंग लगा देगा। ये इसका उदाहरण है किसका? तो रासायनिक अभिक्रिया का। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि विद्युत अपघटन क्या होता है। चलिए ऐसे क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला, काफी ज्यादा यहाँ देखिए खास होने वाला। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि विद्युत अपघटन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ आप देखिए अगर किसी तरल पदार्थ में करंट को प्रवाहित किया जाता है, विद्युत अपघटन का डिफिनेशन है, अगर किसी तरल पदार्थ में करंट को प्रवाहित किया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण उस तरल पदार्थ के जो आयंस होते हैं, आयंस क्या? धन आयन और ऋण आयंस, तत्व उससे अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम विद्युत अपघट्य कहते हैं या इलेक्ट्रोलाइसिस इसको इंग्लिश में कहा जाता है। देखिए यहाँ पे कि विद्युत अपघट्य किसे कहा जाता है, तो अगर किसी तरल पदार्थ में करंट को यानी धारा को हम प्रवाहित करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण तरल पदार्थ में आयंस क्या होते हैं? विभक्त हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर, और ये अब की बार के लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग याद रखिएगा, क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। देखिए यहाँ पे क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर क्या है, तो यहाँ देखिए जो क्रिस्टल होता है इसकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग बराबर बराबर ठोस में यानी बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का अनिश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, उसको हम लोग बराबर बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। ये पहला हो गया। इसको यहाँ देखिए बराबर, ये दूसरा हो गया, माने इसको बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं, लेकिन अक्रिस्टलीय को बराबर बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। जबकि क्रिस्टल का इसका द्रव्यंक निश्चित होता है, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसका द्रव्यंक हमेशा निश्चित होगा, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का द्रव्यंक अनिश्चित होता है। या यहाँ देखिए असमदैशिक होता है, लेकिन ये जो अक्रिस्टलीय होता है यह समदैशिक होता है। अब देखिए यहाँ पे यह दीर्घ परासी का होता है, लेकिन ये लघु परासी का होता है। यह दीर्घ परासी का होता है, ये क्या होता है? लघु परासी का होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय तो इतनी बार बता चुके हैं, सब याद होगा। क्रिस्टलीय ठोस का डेफिनेशन लिखिए और उसका बराबर बराबर भागों में बांट दीजिए, और उसके बाद से यहाँ पे इसका द्रव्यंक क्या होता है? निश्चित होता है, उसका अनिश्चित होता है। यहाँ पे देख लीजिए, यह असमदैशिक होता है, वह समदैशिक होता है। ये सब लिख के आप लोग आराम से नंबर हासिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भौतिक अधिशोषण सॉरी, अब देखिए यहाँ पे पूछा गया आपसे कि भौतिक अधिशोषण किसे कहा जाता है। तो बाबू भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं ये समझिए कि जब ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषित अणु वांडरवाल बल जैसे कमजोर बलों द्वारा चिपके रहते हैं, उसे हम लोग भौतिक अधिशोषण कहते हैं। देखिए डिफिनीशन लिखा जाता है, डिफिनीशन 2-2 8-8 लाइन 10-10 लाइन का होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन होगा, लेकिन वो सटीक डेफिनेशन नहीं होता है। सटीक डेफिनेशन अगर किसी को कहते हैं तो ये यहाँ पे हम जो बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं वो सबसे सटीक डेफिनेशन है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं, तो जब ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषित अणु वांडरवाल बल जैसे कमजोर बंधन से चिपके रहते हैं, उसे हम लोग भौतिक अधिशोषण कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए लवण सेतु क्या है, इसके उपयोगों को लिखें। अब यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है
कि लवण सेतु क्या है, इसके उपयोग लिखें। तो लवण सेतु क्या होता है, तो उल्टा यू आकार का एक ऐसा नली जो अलग अलग रख के वैद्युत अपघट्टे को जोड़ती है, उसे लवण सेतु कहा जाता है। देखिए कितना आसान वे में इसका डेफिनेशन है कि उल्टा यू प्रकार का एक ऐसी नली जो अलग अलग रखे वैद्युत अपघट्टे को जोड़ती है, उसे लवण सेतु कहा जाता है। इसका उपयोग प्रत्येक अर्ध सेल में आयन की कमी को पूरा करने तथा विद्युत का प्रवाह कराने के लिए किया जाता है। देखिए इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो प्रत्येक अर्ध सेल में आयन की कमी को पूरा करने के लिए तथा विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका, लवण सेतु का। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपके एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जामों में आ चुका है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो चलिए बताते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो जब विलयन में धातु आयन का सांद्रण 1 m तथा ताप क्या हो 298 केल्विन हो, तो निर्धारित विभव को हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो देखिए जब विलयन में धातु आयन का सांद्रण 1 m तथा ताप क्या हो 298 के हो, तो निर्धारित विभव को हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप हमारे पास पढ़ते हैं तो डेफिनेशन आपको इतना सटीक मिलेगा, इतना अच्छा मिलेगा कि आपको तुरंत याद करने में दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो कितना भी भारी आपका केमिस्ट्री का सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, कुछ भी हो, 110% आपको एकदम आसान भाषा में आंसर दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करें, यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा लिखे। तो बाबू विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, जल्दी से जल्दी देख लीजिए कि किसी विद्युत अपघट्टे में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर पदार्थ, यहाँ आप देखिए एकत्रित भार को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा बाबू। यहाँ आप देख लीजिए थोड़ा सा लाइट का दिक्कत होगा, यहाँ पे बैटरी डाउन हो गया है, लेकिन यहाँ पे आप लोग फटाफट देख लीजिए जल्दी से जल्दी। और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करें। लाइट बंद कर दी है चारों तरफ का, आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखता होगा। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसी विद्युत अपघट्टे के 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पे पदार्थ, यहाँ देखिए एकत्रित भार को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि उल्टा प्रसरण क्या है। तो बाबू उल्टा प्रसरण क्या है, तो वह प्रक्रिया जिसमें विलयन का विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके विलायक में प्रवेश करने लगता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उल्टा प्रसरण बोलते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। लाइट जाने वाला है बाबू, यहाँ पे देखिए लाइट नहीं है, इन्वर्टर भी ऑफ होने वाला है, इसलिए इतना जल्दी जल्दी बता रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि किसी तरल में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, क्यों। यहाँ देखिए किसी तरल में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो पूछा जा रहा है कि उसके वाष्प दाब में कमी आती है, क्यों। क्योंकि यहाँ देखिए किसी तरल में अवाष्पशील मिला दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, क्योंकि विलयन की सतह पर द्रव अणुओं की संख्या घट जाती है। ये आप लोग याद रखिएगा। 20 क्वेश्चन बता दिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।